हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज के हमारे ये सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप सीटेट में कई बार फेल हो चुके हैं या सीटेट पहली बार में ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। और आपको पता है रोज़ शाम को 6 बजे हमारी क्लास आपको मिलती है, ठीक है। और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर सभी वीडियोस को आप देख लेंगे तो 110% कहता हूँ कि सीडीपी में तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे ही आएंगे। पूरे सीटेट एग्जाम में 150 में से भी आप 130 प्लस का ही स्कोर करेंगे यदि आप हमारी ये सभी क्लासेस देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत डीप में चीज़ों को आपको समझा देते हैं। तो ये हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ मतलब 30 क्वेश्चंस जिसमें हम लोग बहुत विद्युत तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। और हमने ये किया है कि जहाँ पे हमें लगता है कि आपको चीज़ें डीप में थोड़ा समझानी चाहिए तो उसको हमने लिख भी दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से समझते हुए चलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। इसमें कौन है जो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो संज्ञान और संवेगात्मक में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो संवेग का मतलब ये हमारे संवेग से जुड़ा है, हमारा ये इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है। और संज्ञान मतलब जो चीज़ें हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। अब इसमें कौन है जो हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। अंतर्व्यक्तिक कौशल, ध्यान और स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, या फिर प्रतिबोधक और गतिक कौशल। इमोशनल मतलब जहाँ पे आप भावनाओं को समझ लेते हैं, भावनाओं पर आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। और तो अब देखिए अंतर्व्यक्तिक कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल जो है इसमें व्यक्ति जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें व्यक्ति के अंदर भावनाओं को समझने की क्षमता होती है, ठीक है। आपने पढ़ा है, हम आपको रोज बताते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने जो अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है उसमें इन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की है। यानी कि जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वह दूसरे की भावनाओं को, विचारों को, उनके इरादों को बहुत अच्छे से समझ लेता है, उनके चेहरे के हाव भाव को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। तो ये वही है इंटरपर्सनल स्किल। क्या है ये? इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। ये स्किल दूसरे लोगों के इरादों, उनकी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों को समझने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति सामने वाले का चेहरा बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये चेहरा है, मान लीजिए ये अगर हंस भी रहा है तो इसके पीछे का दर्द समझ जाएंगे वो, ठीक है। और अगर कोई दुखी है तो उसके पीछे की मन की मनसा क्या है वो भी समझ जाते हैं ये लोग। तो ये जो है ये संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है ना। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे हम लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे से बना पाते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं, हमारे अंदर सहानुभूति होती है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होती है ना। जब हम दूसरे की भावनाओं को समझ लेंगे तो उससे रिश्ते भी अच्छे से बना पाएंगे, है ना। ये क्या है? इंटरपर्सनल स्किल होता है। बाकी अब इसमें ध्यान और स्मृति ये आपका कॉग्निटिव से जुड़ा हिस्सा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव से। शारीरिक प्रणाली की क्रिया ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा है। प्रतिबोधक और गतिक कौशल ये आपका मोटर डेवलपमेंट का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। कौन चीजें हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। देखिए, बच्चों का विकास एक ही कारक से नहीं होता बल्कि कई कारकों का मिलन होता है, उसका परिणाम होता है डेवलपमेंट। जैसे पहला है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब माता पिता से मिलने वाले गुण, जैसे बच्चे की कद काठी, हाइट, उसका रंग, है ना, उसकी बुद्धि, उसकी प्रतिभा, ये सारी चीजें उसको अपने जीन्स यानी कि अपने आनुवंशिकता माता पिता से मिले होते हैं, ठीक है। इसका बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। भाई जैसी बुद्धि माता पिता, अगर अक्सर देखा जाता है कि जो बुद्धिमान पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, और थोड़ा जो मंद बुद्धि टाइप के होते हैं उनके बच्चे भी उसी तरीके के होते हैं। तो उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे आपका घर परिवार है ना, विद्यालय हो गया, बच्चे की हेल्थ कैसी है, उसको खाना पीना कैसा मिल रहा है, पोषण, है ना, और कैसे खेलने का मौका उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खेल के अवसर कैसे मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सोशल हर तरीके के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है भौतिक वातावरण की वजह से। फिर आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक।
जिसमें आपका परिवार, समाज, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, बच्चे की आर्थिक स्थिति, इन सभी का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, उसके और उसकी जो लर्निंग है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों ही चीज़ें, चाहे आनुवंशिकता हो, भौतिक पर्यावरण हो, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों ही कारक बच्चे के विकास को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न कहता है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात गलत है। क्यों गलत है, मैं इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिएगा, कहता है गति कौशल का समन्वय, यानी कि जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो जरूरी नहीं है। कैसे, इसको डीप में समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है, बहुत छोटा लिखा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे के गति कौशल का समन्वय, यही तो क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट में। मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों का एक साथ मिलाकर सही ढंग से चलाना, उपयोग करना और नियंत्रण करना। ठीक है, ये होता है गति कौशल कि शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे हाथ और आँख, क्या इनका कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। आप भाई अगर आप लिख रहे हैं ध्यान से, तो उसमें आपका हाथ, आपकी फिंगर्स और आँख, जब इन तीनों का पूरा सही नियंत्रण होगा, मिलन होगा, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे, है ना। अब देखिए मोटर स्किल्स क्या होती हैं। मोटर स्किल्स का मतलब शरीर की हर छोटी बड़ी क्रिया, जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, लिखना, बॉल फेंकना, सब मोटर स्किल्स से होती हैं। अब ये जो मोटर स्किल्स है ना प्यारे दोस्तों, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है फाइन मोटर स्किल, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या होता है? फाइन मोटर स्किल जिसमें हम छोटी छोटी हरकत करते हैं, जैसे आप पेंसिल पकड़ करके लिख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, बटन लगा रहे हैं, कागज काट रहे हैं कोई, या सुई में धागा पिरो रहे हैं। जहाँ पे हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं वो हमारी फाइन मोटर स्किल होती है। ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जहाँ पे हम शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, कोई भारी बैग उठा रहे हैं, बॉल पकड़ रहे हैं, या खड़े हो रहे हैं। इसमें हम शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये होती है ग्रॉस मोटर स्किल। अब आप फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों को सीख गए, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि बच्चे का जो मोटर स्किल्स है इनका समन्वय जरूरी नहीं है। अरे इनका समन्वय बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे कि जैसे कोई बॉल पकड़ रहे हैं तो उसके लिए आंखों का भी कंसंट्रेशन जरूरी है। आंख भी आपकी जो है पूरी तरीके से बॉल पर होनी चाहिए। आगे समझिए समन्वय का मतलब क्या होता है। समन्वय यानी शरीर के कई हिस्सों को मिलाकर, अलग अलग पार्ट मिलाकर तालमेल के साथ काम करना। जैसे बच्चा लिखते समय हाथ, फिंगर्स और आंखों का इस्तेमाल करता है। गेंद पकड़ने में हाथ और आंख साथ में काम करते हैं। अगर हाथ कहीं जा रहा है, आंख कहीं जा रही है, बॉल आप नहीं पकड़ पाएंगे। दौड़ते समय पैर और हाथ और इन संतुलन, बैलेंस, ये साथ चलते हैं। इन सभी क्रियाओं के सफल होने को ही मोटर कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है बहुत जरूरी है। यदि इसमें से एक चीज़ भी डगमगा जाती है तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप काम सही ठीक से नहीं कर पाएंगे। सरल भाषा में मोटर स्किल्स का समन्वय यानी कि शरीर के अंगों का तालमेल प्लस कंट्रोल, मतलब सही उपयोग आप कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन कमज़ोर हुआ तो बच्चा साफ साफ नहीं लिख पाएगा। तो ये अधिगम्य बहुत ज़रूरी है कि अब अगर आपका हाथ, फिंगर्स और आँखें अगर एक सीध में नहीं होती हैं, इनके बीच सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो आप साफ साफ लिख नहीं पाएंगे, अक्षर आपसे स्पष्ट बनेंगे नहीं। अगर आप कोई चीज़ काटना चाह रहे हैं, कैंची इस्तेमाल नहीं कर पाएगा बालक। खेल गतिविधियों में कठिनाई होगी, किताबें संभालने में भी उसको समस्या होगी, कक्षा में काम धीमा हो जाएगा। इसलिए मोटर इस कौशल का समन्वय सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मुझे इसमें शायद कुछ समझाना बाकी नहीं रहा। तो स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल जो हैं, मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं है, ये गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, नहीं, लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट होता है तभी लर्निंग होती है, और लर्निंग अगर हो रही है तो उससे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। देखिए जैसे जैसे विकास, मतलब बच्चा जैसे जैसे डेवलपमेंट करता है उसके पास नई चीज़ें सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है ना। ये दोनों एक साइकिल की तरह साथ में काम करते हैं, एक चक्र की तरह। सीखना और विकास दोनों एक चक्र की तरह काम करते हैं। विकास हो रहा है, सीखने की क्षमता बढ़ रही है, बच्चा सीख रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इनमें से जो है कि दोनों साथ साथ चलेंगे।
एक बिना दूसरे के नहीं चल सकता। ठीक है भाई, जैसे आपने समझा, हमने आपको कितनी बार बताया है कि बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। ये क्या है? ये विकास हो रहा है बच्चे में। ठीक है, लेकिन चलते दौड़ते समय वो बैलेंस भी तो सीख रहा है, वो स्पीड भी तो सीख रहा है। तो ये सीख रहा है, यानी डेवलपमेंट के बाद वो लर्निंग भी उसकी चल रही है। दोनों एक साथ मिलकर के बढ़ रहे हैं। इसलिए सीखना और विकास दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इंटर रिलेटेड हैं, गुथे हुए हैं, और ये एक साइकिल की तरह, चक्र की तरह काम करते हैं। दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न। अच्छा, ये तो हो गया। क्वेश्चन कहता है, 4th नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षों के की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? यानी कि माध्यमिक स्कूल की बात हो रही है, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे हैं। अब यहाँ बच्चे के डेवलपमेंट में परिवार और उसके जो साथीगण होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके डेवलपमेंट में? देखिएगा, क्या दोनों की कोई भूमिका नहीं होती? ऐसा नहीं कि बच्चे के डेवलपमेंट में परिवार का कोई रोल नहीं होता या उसके साथी समूह का कोई रोल नहीं होता। गलत है, परिवार की कोई भूमिका नहीं होती। क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे के डेवलपमेंट में परिवार का कोई रोलमेंट नहीं है? ये भी गलत बात है। समकक्षों की कोई भूमिका नहीं है, हमारे साथी, समाज, सभ्यता, संस्कृति सबका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण, ये बात ठीक है कि बच्चे के डेवलपमेंट में परिवार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो उसके साथी समूह है, समाज है, विद्यालय है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे परिवार के अगर हम रोल ऑफ फैमिली की बात करें, तो जैसे कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे हैं, यहाँ बच्चे के अंदर इमोशनल चेंजेस बहुत अच्छे से हो रहे होते हैं। तो परिवार क्या करता है? बच्चे का हौसला बढ़ाता है और बच्चे को एक क्या कहते हैं उसको, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट उपलब्ध कराता है ना। परिवार बच्चों को सही गलत का ज्ञान देता है, उसको ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, है ना, सम्मान सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं भाई? परिवार से ही तो आती हैं, है ना। और परिवार ही बच्चे को सिखाता है, अगर बच्चा कभी लो फील कर रहा है तो परिवार बच्चे को सिखाता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, इस काम के लिए तुम ही हो। यानी कि मैं की भावना, मैं कर सकता हूँ, ये वाला विश्वास परिवार ही तो पैदा करता है। तो जो परिवार है बच्चे के अंदर एक सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, सकारात्मक इन्वायरमेंट पैदा करता है ना। डिसिप्लिन, रूटीन सिखाता है, उसको पढ़ाई करने का समय, सोने जागने का समय, है ना, और मोबाइल देखने का समय, टीवी देखने का समय, ये सारी चीज़ें एक लाइफस्टाइल कौन तय कर देता है? परिवार। अब यहाँ पे जो फैमिली जो उसके पीयर्स हैं, जो समकक्षी हैं, उनका भी रोल है ना। जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं वो बच्चे के अंदर एक सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। बालक अपने साथियों से भाषा सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करना सीखता है, कंपटीशन सीखता है, ग्रुप में काम करने की एबिलिटी, योग्यता, क्षमता सीखता है, डिसीजंस लेने की क्षमता सीखता है। तो ये सारी चीज़ें अपने पीयर्स से सीखता है। तो दोनों का रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, परिवार और पीयर्स जो उसके साथी गण हैं, सबका रोल है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबद्ध किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? अर्थात कहने का मतलब है, एक बालक है, उसके अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि अगर आप उससे कुछ ओरली अगर कोई क्वेश्चन करते हो तो वो ओरली ही उसके पीछे लॉजिक या तर्क लगा करके आपको आंसर भी दे देता है। यानी कि इमेजिनेशन, अपने दिमाग में ही उस क्वेश्चन को हल करके आपको आंसर भी दे देगा। ठीक, शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबद्ध किए, अर्थात विद्यार्थी केवल शब्दों में कही बात का तर्क समझ लेता है, भले ही उसे वो अपनी उसकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो ना दिखाई जाए। ठीक है, मतलब बच्चा बिना उदाहरण के, बिना वस्तु के, बिना परिस्थिति देखे ही तर्क को समझ लेता है, आपको आंसर कर देता है। ठीक है, ये गुण बच्चे के अंदर कब आएगा? जब वो 11 से 15 वर्ष का होगा, या फिर जब वो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल का होगा, या 7 से 11 का होगा, या फिर वो 0 से 2 वर्ष में होगा। तो ये जो लॉजिक, जो पावर बच्चे के अंदर आई, ये आएगी जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा, 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होगा। और पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। यहाँ बालक की कल्पना शक्ति बढ़ेगी, लॉजिक पावर बढ़ेगी। ठीक है, बच्चा अमूर्त रूप से चीज़ों के बारे में सोच पाएगा, ये क्षमता यहाँ पे आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें बालक जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है और जो वास्तविक दुनिया पर डिपेंड नहीं रहता, वो सिर्फ शब्दों और तर्क के आधार पर ही वो कंक्लूजन निकाल लेता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार
बच्चों की सोच वयस्कों से डैश होती है। गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, उनसे कम होती है, उनसे बेहतर होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वो बड़ों से कैसे होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं। देखिए, गुणात्मक का मतलब कि क्वालिटी में डिफरेंस होगा, और मात्रा का मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस होगा। क्वांटिटी में कम या ज्यादा होता है, क्वांटिटी का मतलब कम या ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि बच्चे वयस्कों से कम सोचते हैं या ज्यादा सोचते हैं, नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं है। गुणात्मक क्वालिटी में डिफरेंस होता है, क्वालिटी में डिफरेंस होता है। मतलब बच्चे और वयस्क अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरीके से समझते हैं, सोच की क्वालिटी अलग होती है, तरीका और या प्रकार का अंतर हो सकता है, मात्रा का अंतर नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन समझाया था, उसमें मान लीजिए एक ये चौड़ा गिलास है, एक पतला और लंबा गिलास है। ठीक है, दोनों में पानी डाला गया था। ठीक है, पानी इसमें भी भरा है और पानी इसमें भी भरा है, पानी दोनों में बराबर 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर पानी इसमें भी है। अब वयस्क सोच, अब बच्चे से पूछो पानी किसमें ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा इसमें पानी ज्यादा है क्योंकि ये गिलास पतला और लंबा है, इसमें पानी ज्यादा है। बड़े से पूछोगे तो वो उसे सब पता है, वो कहेगा ये पानी तो दोनों में बराबर है, और क्योंकि ये इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, ये किसका आंसर होगा? ये वयस्क का आंसर होगा। तो वयस्क जो है वो एक चीज के कई पहलू देख रहा है, लेकिन बालक एक ही पहलू देख रहा है। अब यहाँ पे बालक बड़े से कम नहीं सोच रहा है, बल्कि गुणात्मक रूप से भिन्न तरीके से सोच रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा इसमें ज्यादा पानी है क्योंकि ये ऊंचा दिख रहा है। वयस्क कहेगा भाई दोनों में बराबर पानी है, बस आकार बदल गया है। तो तरीका ये हुआ कि सोच की क्वालिटी अलग है, कम नहीं सोच रहा बालक, बालक की जो क्वालिटी है वो अलग है। ठीक है, तो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है सोच, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? मतलब आपसी समझौते, जो भी नियम कानून सरकार की तरफ से या जो भी समाज में बनते हैं, उनमें सभी का समझौता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक नियम कानून बना दिया गया, उसमें किसी विशेष समुदाय का कोई नुकसान हो रहा है, विशेष जाति के लोगों का कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर सब सहमत हैं तो नियम कानून आप बनाओ। ठीक है, अब जैसे सरकार पहले नियम कानून बना देती है, फिर उसमें कुछ लोगों को वो मान लीजिए नहीं पसंद है या किसी का नुकसान हो रहा है, वो फिर धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं और उसमें फिर बहुत नुकसान होता है, जनहानि होती है। तो उसके बाद अगर वापस लिया जाए नियम कानून तो उसका क्या ही फायदा? क्यों ना आपसी समझौते से नियम कानून बनाए जाएं। बालक यहाँ पे ये कहेगा इस स्टेज में आकर के। तो ये हमारी होती है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि सी ऑप्शन। ये किस में आएगा? ये हमारी 5th स्टेज होती है। कौन सी होती है? 5th स्टेज, 5वां चरण होता है। ठीक है, इस चरण में आकर के व्यक्ति मानता है कि नियम स्थिर नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है। अगर कोई नियम लोगों के हित में नहीं है तो उसे बदला जाना चाहिए। ठीक है, यानी समाज की सहमति और बातचीत से ही नियम तय होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है इसमें इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको समान निगाह से देखो, ह्यूमन राइट्स की बात होगी इसमें। ठीक है, अच्छा, इस स्तर पर लोग नियमों को सर्वोच्च नहीं मानते। फिर सर्वोच्च कहाँ मानते हैं? 4th स्टेज में। जब बच्चा 4th स्टेज में होता है तब वो अपने समाज के नियम कानून को सर्वोपरि मानता है, सर्वोच्च मानता है। 4th स्टेज में बच्चा कहेगा कि अगर सब नियम तोड़ेंगे तो समाज में एक अराजकता फैल जाएगी, हम सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, समाज के नियम कानून के हिसाब से चलना है। लेकिन जब वही बालक 5th स्टेज में यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आ जाता है, तब वो अब अपना विवेक लगाने लगता है। अब वो न्याय, समानता, अधिकार की बात करने लगता है और सिर्फ नियमों के आधार पर नहीं चलता। ठीक है, तो जब बालक इस 5th स्टेज में पहुंचेगा, इस स्तर पर नियमों को सर्वोच्च नहीं मानता, बल्कि न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये हमारा ऑप्शन राइट जो था, इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब आइए इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं। पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट लेवल है, सेकंड स्टेज है। फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है और इसको स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसमें बालक सोचता है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूंगा, यानी कि गिव एंड टेक होता है इसमें। और यहाँ पे मतलब व्यक्ति अपना लाभ, स्वार्थ और लेन देन की बात रखता है और नियमों का पालन इसलिए होता है क्योंकि उसे फायदा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे बालक अपना भी फायदा देखेगा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा।
फिर सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये हमारा फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज होती है, जहाँ बालक डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। फिर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये हमारा सेकंड लेवल, थर्ड स्टेज है, सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज है, जहाँ बालक समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहता है और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई। लेवाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। किसमें? सोशियो कल्चरल थ्योरी में ये विचार दिया कि सीखना ज्ञान का सह को कंस्ट्रक्शन है, सह निर्माण की प्रक्रिया है। प्यारे दोस्तों, आई बात समझ में? यानी बच्चे अकेले नहीं सीखता, अपने साथियों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, है ना, समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्ट करके सीखता है, अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी में इन्होंने ये सब बताया है। ठीक है, अब पहला है व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म। ये देखिए, ये गलत है, क्योंकि बिहेवियरिज्म कहता है बच्चा नकल करके सीखता है, बच्चा दूसरों को देखकर वही दोहराएगा, सीखना नकल के द्वारा होता है। और व्यवहारवादी जो है ये रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ठीक है, बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो पुरस्कार दो, है ना, गलत कर रहा है दंड दो, है ना, ये पनिशमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। और ठीक है, ये बिहेवियरिज्म अलग बात करेंगे। सूचना का जो प्रसंस्करण सिद्धांत है, ये हमने आपको पहले बताया, जॉर्ज मिलर ने इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। ये सिद्धांत कहता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है, यानी कि पहले इनपुट दो, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट निकलेगा। तो ये भी यहाँ पे नहीं है। मनोगत की ये जो हमारा साइकोडायनेमिक थ्योरी है, ये सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है और ये ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अनकॉन्शियस माइंड पर बेस्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? निम्न में से क्या लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? लेवाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका जो है कि उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ क्या है, समझिए। बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। गलत है भाई, क्योंकि बच्चों से ये अपेक्षा रखना कि वे खुद ही सब सीख लेंगे, ये बात कौन करेंगे बता सकते हो? ये बात प्याजे करेंगे। क्या कौन करेंगे? प्याजे। प्याजे कहते हैं कि बच्चे स्वयं ज्ञान के निर्माता हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक हैं। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अकेले सब नहीं सीख सकता, उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, उन्हें स्कैफोल्डिंग चाहिए होता है, एक टेम्पररी हेल्प चाहिए होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तब बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो ये प्याजे कहेंगे, वाइगोत्स्की नहीं कहेंगे। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। ये तो व्यवहारवादियों का पॉइंट हो गया, स्किनर का सिद्धांत है ये, इनाम देकर वांछनीय व्यवहार बढ़ाना। ठीक है, किसकी बात है? स्किनर करेंगे इसकी बात। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। सजा, ये भी कंडीशनिंग यानी कि व्यवहारवाद की बात है। अवांछनीय व्यवहार कम करने के लिए सजा देना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर इसकी बात करेंगे। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए, ये बात कौन करेंगे? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन दो। ठीक है, बच्चे को गाइड करो, सहायता करो। कौन कहेंगे? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का यही निहितार्थ है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न लेते हैं। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देती है। संकेत और इशारे की बात कौन करते हैं? दिमाग में उसको ले आइए, कौन करते हैं भाई? संकेत और इशारे देकर हेल्प करती है। और जब जसप्रीत इसमें बेहतर हो जाता है, क्रॉसवर्ड पहेली को सुलझाने में वो अच्छा हो जाता है, तो रोमा धीरे धीरे अपनी मदद कम कर देती है। वो उसको अपनी हेल्प यानी कि अपना हाथ पीछे खींच लेती है। पीछे खींचने का मतलब अपनी हेल्प कम कर देती है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? पाठ है, अनुकरण अधिगम है, बहुबुद्धि है या संज्ञानात्मक द्वंद्व है? प्यारे दोस्तों, संकेत और इशारे दे करके कौन करेंगे इसकी बात? वाइगोत्स्की करेंगे, वाइगोत्स्की करेंगे। ठीक है, वो अब जैसे ये कहते हैं कि रोमा पहले तो उसको हेल्प करती है, फिर जब जैसे ही जसप्रीत सीख जाता है तो रोमा धीरे धीरे अपनी मदद कम कर देती है। यानी कि ये स्कैफोल्डिंग है, ये पाड़िया ढांचा है जो बच्चे को कुछ समय के लिए हेल्प दी जाती है, टेम्पररी हेल्प, जिसको जब बच्चा सीख जाता है तो उसको हम हटा लेते हैं।
मकान बनाने के लिए पहले हम लकड़ी लद्दे वगैरह पटरे वटरे खूब लगाते हैं, फिर जब वो मजबूत हो जाता है तब उसको सबको हटा लेते हैं। यही तो स्कैफोल्डिंग है, यही तो पाया ढांचा है। छोटा बच्चा है, कल भी मैंने बताया था कि पहले उसका पूरा हाथ पकड़ के पेंसिल को फिराना सिखाते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे फिराने लगता है तो अपना हाथ हटाने लगते हैं, एकदम से नहीं हटाते, धीरे धीरे हटाने लगते हैं। आज हमने हाथ ढीला किया, अब लिखने लग गया, कल से बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसे तो ये पाया ढांचा होता है जहाँ पहले हेल्प दी जाती है, फिर उसको कम कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अनुकरण अधिगम क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इसमें बच्चा दूसरों को देख करके सीखता है। लेकिन यहाँ रोमा क्या कर रही है? संकेत और इशारे दे रही है। जसप्रीत केवल देख करके नहीं सीख रहा है, इसलिए अनुकरण अधिगम नहीं है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ठीक है। इसमें किसी तरह की सहायता या कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही है। संज्ञानात्मक द्वंद्व यहाँ पे है नहीं, ये तब होता है जब बच्चे की पुरानी और नई जानकारी में कोई टकराव हो जाता है, तो यहाँ भी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। पाड़ या ढांचा, पाड़ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न लीजिए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को शिक्षणात्मक होना चाहिए, शिक्षिका को, टीचर को शिक्षणात्मक होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि पूर्ण शांति बनी रहे। अच्छा, क्लास में सिर्फ शांति बनानी है आपको, मतलब, है ना। ये तो गलत बात है। पहली बात तो समझिए, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चा एक्टिव लर्नर है, एक्सप्लोर करता है, प्रयोग करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है ना। तो अब उसमें टीचर जो है वो एक को शिक्षणात्मक होना चाहिए। नहीं, शिक्षणात्मक का मतलब है कि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड टीचिंग की बात हो रही है कि बस टीचर बोलती रहें, बच्चे सुनते रहें, टीचर ही सब कुछ बताए, टीचर बच्चों को निर्देश दे, बच्चे सिर्फ उसका पालन करें। ये एक तरफा पढ़ाई हो जाएगी, ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो जाएगी। मतलब यहाँ पे टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला है, बच्चे इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने वाले हैं। सारी अथॉरिटी टीचर के पास है भाई, बच्चा पैसिव लिसनर हो जाएगा इसमें। ये गलत बात है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण शांति बनी रहे, बस आपको शांति बनानी है क्लास में, नहीं, गलत बात है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ऑप्शन हमारा कट जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में ये गलत है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में टीचर सिर्फ शिक्षणात्मक नहीं होगा, टीचर फैसिलिटेटर होगा, मार्गदर्शक होगा, बच्चे उसमें एक्टिव लर्नर होंगे, है ना। लर्निंग बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लर्निंग करेगा, एक्टिविटी के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से सीखेगा, है ना। यहाँ पे क्लास में शांति का कोई मतलब बनता नहीं है, हटा दो इसको। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। नहीं, कंट्रोल में बच्चा नहीं सीखता, ठीक है। ये व्यवहारवादी सोच है। किसकी? व्यवहारवादी सोच है। प्रगतिशील सिद्धांत कहता है कि बच्चे जो है सहयोग से सीखते हैं, खोज करके सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। अगर टीचर का फुल कंट्रोल है तो ये लर्निंग को लिमिटेड कर देगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, हमारे दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। बच्चा नियंत्रण में नहीं सीखता, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर, और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। कौन से व्यक्ति ऐसा कर पाते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि वाले, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले, या भाषाई बुद्धि वाले। देखिए, जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, ये लोग भाषा में अच्छे होते हैं, जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, है ना। इनकी भाषा पर, शब्दों पर पकड़ अच्छी होती है। लेकिन इसमें बात हो रही है चीज़ों को वर्गीकरण, पैटर्न को समझने की, संबंधों को गहराई से देखने की, तो ये तो नहीं होगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले बच्चे दूसरे व्यक्तियों के भावों को, विचारों को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे भाव और विचार की बात नहीं हो रही है। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले बच्चे जो होते हैं, ये इनका अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, और ये अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना पाते हैं। जैसे प्लेयर्स, खिलाड़ी हो गए, ठीक है, और खिलाड़ी हो गए, एक्टर हो गए, डांसर हो गए, इनका अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल होता है। अब इसमें बात हो रही है वर्गीकरण की, पैटर्न की। एक ही बचता है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तर्क गणितीय बुद्धि। तो जिसके अंदर तर्क गणितीय बुद्धि होती है, ये अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए संबंध बना पाते हैं, और किसी चीज़ के पीछे का उसके लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर पाते हैं, पैटर्न को समझ पाते हैं, और टॉपिक्स के बीच में रिलेशन को गहराई से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये होती तर्क गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर सारी क्षमताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी
बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? क्या कहा जा रहा है? बहादुर बनो, लड़कियों की तरह क्या कमजोर व्यवहार कर रहे हो, ऐसा मत करो। किसको बढ़ावा दे रही है? आपने लड़के लड़कियों का रोल अलग अलग सेट कर रहे हो आप कि लड़के लड़कों को बहादुर होना चाहिए, लड़कियां कोमल होती हैं। आप क्या कह रहे हो कि लड़कियों की तरह कमजोर मत बनो। मतलब आपने क्या कह दिया कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बाहर का काम कर संभालते हैं, लड़कियां घर का काम संभालती हैं। इस तरीके से आप रोल फिट कर रहे हो, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को आप यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हो। किसकी बात हो रही है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जहां लड़के और लड़कियों का रोल अलग अलग बांट दिया जाए, है ना। लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे, और लड़कियां डॉल से खेलेंगी, लड़कों के पास पिस्टल और खिलौने में कार वगैरह होनी चाहिए, है ना। ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण होता है। जेंडर समता का मतलब होता है कि जहां हम जो है कि सबको समानता देखिए, समता समानता में अंतर ये है, समानता में हम सबको समान नज़र से देखेंगे कि भाई ऑफिस में लड़के लड़की काम कर रहे हैं, दोनों को 20-20 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है, ये समानता हो गई। ठीक है, स्कूल में बुक्स बांटी जा रही हैं, सबको किताबें आपने बांट दी, समानता है। और समता का मतलब कि अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको आपने उभरे हुए अक्षरों वाली किताब दी, मतलब आपने उसकी ज़रूरत को समझा। ठीक है, तो ये समता हो जाएगी। समता में क्या है? नीड को ध्यान में रखा जाता है, ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है। आपकी क्लास में बैठने वाले 40 बच्चे हैं, अब उसमें आपने सबको बैठने के लिए चेयर लगा दी, सबको बैठने के लिए कुर्सी दी। अब इसमें अगर आप छोटे बच्चे को बैठने के लिए ऊंची कुर्सी दे रहे हो तो ये हो जाएगी समता, कि मतलब आपने कुर्सी तो उसको भी दी लेकिन उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से कुर्सी दी बैठने को, है ना। और जो ऊंचे वाला है उसको थोड़ा छोटी कुर्सी दी आपने बैठने को, यानी कि आपने उसकी भी नीड को ध्यान में रखा। तो जो जैसा है उसकी नीड को भी आप ध्यान में रख रहे हो, ये समता हो जाएगी। जेंडर भूमिका में लचीलापन का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हर बच्चा अपनी रुचि, अपने पसंद, अपनी क्षमता के आधार पर कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो काम कहते हैं कि जैसे पारंपरिक रूप से किसी भी जेंडर से जोड़ा गया हो, चाहे वो लड़की का काम हो या लड़के का काम हो, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी कर सकता है। लड़का कुकिंग भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है, कला भी सीखना चाहता है या सिखा सकता है, और उसे ये करने दिया जा रहा है, मतलब ये जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई लड़की है वो टेक्नोलॉजी या खेती करना चाह रही है, स्पोर्ट्स में जाना चाह रही है, मैथ्स में जाना चाह रही है, और उसे वो छूट दी जाती है, इसका मतलब जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी जेंडर यानी कि चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी काम कर सकता है, ये जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे जेंडर रूढ़िवादिता के साथ में। अगला प्रश्न अब कहता है आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना भी चाहूँगा आपको। पहले क्वेश्चन समझिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? सतत और समग्र मूल्यांकन की बात हो रही है। देखिए, सतत और समग्र मूल्यांकन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए फटाफट। CCE इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? CCE कहते हैं। CCE का मतलब है हर यानी मतलब है साल भर थोड़ा थोड़ा करके लगातार मूल्यांकन करना, ताकि बच्चे पर साल अंत की एक बड़ी परीक्षा का दबाव ना पड़े। भाई पूरे साल बच्चे को आप कोई टेस्ट ना लो, है ना, अपना सिलेबस खत्म करो और साल के लास्ट में एकदम आप बस बच्चे से परीक्षा ले लो, तो बच्चे के ऊपर लास्ट में एकदम से प्रेशर नहीं आ जाएगा कि यार अरे हमने तो कभी कुछ याद ही नहीं किया, पढ़ा नहीं, कैसे एग्जाम देंगे। तो जब बच्चे का CCE होता रहता है, कंटिन्यूअस उसका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता रहता है, तो बालक पर एकदम से प्रेशर नहीं आता। कैसे, समझो इसको। एक तो ये जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है ये निरंतर होता रहता है, लगातार मूल्यांकन होता है। इसका मतलब सीखते समय ही मूल्यांकन होता है, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसमें भी मूल्यांकन होता है। आप रोज़ बच्चों से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, हफ्ते दर हफ्ते आप बच्चों से टेस्ट लेते रहते हैं। एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मान लीजिए जो चैप्टर है उसमें जो कहानी है उसके आधार पर बच्चों से एक्टिविटीज़ भी करा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट करवा रहे हो, है ना। ओरल भी आप क्वेश्चंस पूछते हो बच्चों से कि बेटा देखो आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं, ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कल याद करके आना, हम सुनेंगे उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि साथ में ही क्वेश्चंस भी उनसे बच्चों से सुन रहे हो या उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ भी रहे हो, तो आपको पता लगता रहेगा कि आखिर बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, कहाँ इसको दिक्कत आ रही है। तो उससे रिलेटेड आप बच्चे को मार्गदर्शन दे दोगे, तुरंत उसकी समस्या का हल कर दोगे, है ना। तो आप उसे ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हो ताकि बच्चे की कमजोरी तुरंत पकड़ में आ जाए और आप उस कमजोरी को दूर भी कर पाएँ, है ना।
मतलब हर चैप्टर के बाद छोटा क्विज आप करा सकते हैं, बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं, ओरल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एक्टिविटी पर आधारित जांच बच्चे की हो जाती है, पता लग जाता है कि बच्चा चैप्टर को कितना सीख पा रहा है, कितना समझ पा रहा है। समग्र का मतलब ये होता है कि बच्चे का सिर्फ जो हमने पढ़ाया है उसका टेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ नंबर पर आधारित नहीं होता है, बच्चे का संपूर्ण टेस्ट होता है। मतलब आगे समझिए, हर पहलू का मूल्यांकन सिर्फ लिखने पढ़ने से नहीं होता, बच्चे के संपूर्ण विकास को देखा जाता है। ये बालक पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं बालक उसमें कैसा है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, क्या वो एक दूसरे का सहयोग कर पा रहा है ना, उसके अंदर सहयोग की भावना डेवलप हो पा रही कि नहीं, क्रिएटिविटी उसके अंदर कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है बच्चे की, खेल में कैसा है, आर्ट में कैसा है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में कैसा है, ये सारा मूल्यांकन होता है बच्चे का। ठीक है, मतलब पूरे साल बच्चे का हर तरह से विकास देखा जाता है, सिर्फ नंबर्स नहीं देखे जाते उसके। अब ये CCE इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए। CCE इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चे पर परीक्षा का डर और दबाव कम होता है इससे, है ना। सीखना मज़ेदार और एक गतिविधि आधारित बनता है कि जब आप बच्चे से चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा रहे हो तो वो चैप्टर बच्चे के दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। टीचर को पता चलता है कि बच्चा किस पार्ट में कमज़ोर है, किस टॉपिक में कमज़ोर है, किस तरह के सवाल इससे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये आप तुरंत पकड़ लेते हो और फिर आप उसी से रिलेटेड उसको मार्गदर्शन दे पाते हो। बच्चा पूरे साल नियमित रूप से सीखता रहता है, साल के अंत पर सिर्फ एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता, लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है। अब आप समझ गए बहुत अच्छे से, वेरी गुड, फटाफट आंसर कर दीजिए इसका। कहता है कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE के प्रमुख लक्षण हैं। देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण और नामीकरण है, मतलब विद्यार्थियों का सेग्रीगेशन और लेबलिंग है। नहीं, ये गलत बात है, ये बच्चों को लेबल नहीं करता। लेबल मतलब कि जैसे हमने नामकरण कर दिया, ये मंदबुद्धि हैं, ये तो कमज़ोर वाले हैं, ये एवरेज हैं, ये प्रतिभाशाली हैं, ये तेज हैं, ऐसा हम लेबल नहीं करते बच्चों को। अलग थलग भी इसमें नहीं किया जाता। यह टीचर्स को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जब टीचर बच्चों से टेस्ट लेता रहता है और बच्चा किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है या कहाँ उसको दिक्कत आ रही है तो टीचर ये भी समझ पाता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है। ठीक है, तो टीचर अपने टीचिंग मेथड में भी बदलाव लाता है कि अगर मान लीजिए टीचर कोई चीज़ ओरली समझा रहा है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर टीचर अपने उस टीचिंग मेथड में बदलाव करेगा। भाई ओरली समझ में नहीं आ रहा है तो अब वो चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से अलग अलग तरीके से बच्चे को समझाने का प्रयास करेगा, यानी कि अपने शिक्षा शास्त्र में भी बदलाव करेगा। बात वेरी गुड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी मूल्यांकन केवल रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि सीखने को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें पता लगता रहता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या किस तरीके से बच्चा बेहतर सीखता है, तो टीचर वही तरीका भी अपनाता है, इससे लर्निंग इंप्रूव होती है। भाई सेकंड थर्ड राइट हो गया। यह डर और चिंता पैदा करता है, नहीं, यह डर और चिंता, तनाव यानी परीक्षा का दबाव कम करता है, बढ़ाता नहीं है। सेकंड थर्ड राइट हो गया, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और मजेदार तरीके से हम लोगों ने समझा भी। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्न में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय इसके कि वो केवल सूचनाओं के स्मरण को बढ़ावा दे। कौन सा प्रश्न है जो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करेगा। आखिरी जनगणना किस वर्ष में होती है, ये तो भाई सिंपल सर आंसर आप दे देंगे, है ना, बस तारीख याद हो आपको, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, हटा दो इसको। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई, है ना, रटा रटाया बच्चा आंसर दे देगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, रटा रटाया आंसर है, सोचने की जरूरत इसमें है ही नहीं, ये भी हटा दो। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, ये होते हैं समालोचनात्मक चिंतन वाले क्वेश्चंस, जहां बालक दिमाग लगाए, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन मतलब जहां बच्चे को सोचने का मौका मिले, सोचने की ज़रूरत पड़े, है ना, बच्चा सोचे, लॉजिक लगाए, चीज़ों का उदाहरण, उसके एग्जाम्पल्स देखे, है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, तो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस ढूंढे, है ना।
तो वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी ये जो प्रश्न है, जो समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न होते हैं, इसमें व्हाई पूछा जाता है, क्यों और कैसे, ये इस पर आधारित होते हैं। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करता है बच्चे के अंदर, उच्च स्तर की सोच बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्न वही होते हैं जिनमें क्यों, कैसे, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, या तर्क दीजिए लॉजिक वाले, या फिर एनालिसिस कीजिए, ऐसे शब्द होते हैं, वो प्रश्न क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। वंचित समूह से बच्चे आए हैं। वंचित समूह का मतलब जिन्हें समाज में वो संसाधन नहीं मिले, अवसर नहीं मिले, पढ़ने सीखने का अवसर नहीं मिला, ठीक है, और समाज से किनारे कर दिए गए, समाज के लोगों ने उनके साथ मिलकर के उनका सहयोग नहीं किया या आपस में मिलकर के काम नहीं किया, ठीक है, उनको समाज से अलग थलग कर दिया गया। तो ऐसे विद्यार्थियों को समावेशन को सफल बनाने के लिए टीचर को क्या करना होगा। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। बात तो ठीक है कि उनकी संस्कृति के जो भी पहलू हैं, है ना, बच्चों की संस्कृति, उनकी भाषा, रीति रिवाज, त्यौहार और उनकी जो भी जीवन का अनुभव है, उसको कक्षा में पढ़ाई और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें जगह देनी चाहिए। यानी कक्षा को ऐसा बनाना चाहिए जहां हर बच्चा महसूस करे कि उसकी पहचान, उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, उसको सम्मान मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया लगा ऑप्शन। बाकी आगे देखते हैं। उन्हें संस्कृति गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित कर नहीं, देखिए उनकी जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, हम क्या करेंगे, उसको महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे और गले लगाएंगे, क्लास में उनको इंक्लूड करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। ये बात गलत है। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, परंतु पढ़ाई पर नहीं ध्यान देंगे, ये तो गलत बात है। पढ़ाई पर क्यों ध्यान नहीं देंगे भाई, ये भी गलत है। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ने को कहेंगे कि भाई इनको ले जाओ घर पर ट्यूशन पढ़ाओ। क्यों, अगर वो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, गरीब हैं बेचारे, तो फिर कहाँ से ट्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पास भेजा है, आप पढ़ाइए, ट्यूशन का क्या मतलब बनता है, ये भी हटा दो। एक ही ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन लीजिए। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। भाई समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षण रणनीति क्या है, इसकी रणनीति क्या है। सहयोग करना, या अलग थलग कर देना, या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन देना, या फिर सबको लेबल यानी कि नामीकरण कर देना कि ये मंदबुद्धि वाले हैं, ये कमज़ोर हैं, ये एवरेज हैं, ये प्रतिभाशाली, ऐसे सबका नाम रख दोगे। नहीं। नकारात्मक भेदभाव फैलाओगे। नहीं। अलग थलग भी नहीं करेंगे। सहयोग क्या है, समावेशी शिक्षा कि में जो प्रमुख शिक्षण रणनीति है वो सहयोग है। समावेशी शिक्षा का मतलब हर बच्चा एक साथ हो, एक कक्षा में पढ़े, सबको अवसर, एक समान अवसर मिलने चाहिए, सब साथ में सीख सकें। इसके लिए सबसे जरूरी रणनीति क्या है, कोऑपरेटिव यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है भाई, सहयोग से क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से मिलकर के सीखते हैं और टीचर जो होता है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं और तेज़ और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे साथ में मिलकर के सीखते हैं। जो विकलांग हैं, वंचित या अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको भी बराबरी का अवसर मिलता है ना, बराबरी से सबको शामिल किया जाता है। इससे हर बच्चे को सहारा मिलता है, सीखने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन लीजिएगा। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। देखिएगा, वंचित समूह के विद्यार्थी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, गरीब हैं या समाज से पिछड़े हुए हैं। ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बना दिए जाएं। देखिए, अगर आप समान क्षमता वाले बच्चों के समूह बनाएंगे कि मंदबुद्धि वाले सारे इस ग्रुप में बैठेंगे, एवरेज वाले इस ग्रुप में बैठेंगे, प्रतिभाशाली सारे इस ग्रुप में बैठेंगे, ठीक है, और जो किसी अलग जाति धर्म से आए हैं वो इस ग्रुप में तो ये तो आपने सब अलग थलग कर दिया ना। ये तो भेदभाव को पैदा करेगा, बच्चों के अंदर हीनता पैदा करेगा। ये गलत बात है, ये काम नहीं करेंगे। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देंगे, मतलब आप जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करेंगे। नहीं,
उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वो उनके लिए अर्थहीन हो। ये कौन सी बात हुई भाई? कहने का मतलब है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, कॉपी करना, ज्यों का त्यों लिखना या बताना। तो आप क्या करेंगे? उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही उनके लिए अर्थहीन हो। मतलब बच्चों को सिर्फ किताब में लिखा हुआ रटने के लिए आप कहेंगे, बिना समझे वही लाइनें, वही बातें बच्चे दोहराते रहें, भले ही उसके समझ में कुछ भी ना आए, फिर भी उसी को याद करो, दोहरवाते रहेंगे बच्चों से, उसका कोई मतलब बने ना बने, बस वही पढ़ो जो किताब में लिखा है। ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया भैया, ये तो हम नहीं करेंगे। बस एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। क्या बचता है? ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर बच्चा सम्मान महसूस करे, विभिन्नता को स्वीकारा जाए, प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, हर बच्चा सम्मान महसूस करे, उसकी भाषा, संस्कृति, बैकग्राउंड को स्वीकार किया जाए, सबको बराबरी का मौका मिले, उसकी पहचान को सम्मान मिले, किसी प्रकार का कोई भेदभाव बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे लीजिए अगला प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर ये दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित और क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड और लिखने के कौशल अच्छा है, ठीक है, परंतु जब उसे सुशब्द लाउड रीडिंग करने के लिए कहा जाता है तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? क्या बच्चे के अंदर डिस्ग्राफिया है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर लिखने का कौशल अच्छा है, लिख अच्छा रही है। अगर लिखने में दिक्कत होती तब हम डिस्ग्राफिया को टिक कर देते हैं, लेकिन लिखने में अच्छी है तो डिस्ग्राफिया नहीं होगा। क्या डिस्कैलकुलिया है? डिस्कैलकुलिया भी नहीं है, क्योंकि उसके गणित और के ग्रेड और लिखने का कौशल अच्छा है, यानी कि मैथ्स में भी अच्छी है भाई, तो डिस्ग्राफिया नहीं होगा, डिस्कैलकुलिया भी नहीं होगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या डिसलेक्सिया है? लग तो रहा है। क्या ऑटिज्म है? नहीं, ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे ना तो वो अपने व्यवहार को बार बार रिपीट कर रही है, ना तो कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत है, ना तो बच्चे को आई कांटेक्ट में दिक्कत हो रही है ना, सिर्फ लाउड रीडिंग में दिक्कत आ रही है, जो भी लिखा हुआ है उसको ठीक से समझ नहीं पा रही है, मतलब बच्चे को डिसलेक्सिया है। यहाँ पे क्या है? बच्चे को यहाँ पे डिसलेक्सिया है, बच्चे को लाउड रीडिंग में दिक्कत आ रही है, और डिसलेक्सिया में अक्सर यही दिक्कत आती है, बच्चा शब्दों को पहचान करके सही तरीके से उसका उच्चारण करने में दिक्कत होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई। क्रिएटिविटी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर दे दीजिए। क्रिएटिविटी क्या है? बिना ऊब के किसी काम को बार बार करने की क्षमता क्रिएटिविटी हो जाएगी। लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, क्या ये क्रिएटिविटी है? अपसाई ढंग से सोचने की क्षमता, या दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता? तो सिंपल सी बात है, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, जहां बच्चा डाइवर्जेंटली सोचे। मतलब यानी कि रचनात्मकता का मतलब क्या होता है भाई? रचनात्मकता यानी जहाँ बच्चे के अंदर नए नए विचार आए, बच्चा अलग तरह से सोचे, कुछ अनोखा, जिस उसके अंदर कुछ अनोखी प्रतिभा हो, है ना। और तो ऐसी सोच जो किसी पुराने ये तरीके पर डिपेंड ना हो, बल्कि कुछ नए सॉल्यूशंस ढूंढ पाए, नई नई इमेजिनेशन बच्चे के अंदर आ जाएं, या नए थॉट बच्चा पैदा करे, ठीक है, तो वो होता है डाइवर्जेंट, जहां बच्चा एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, 21 नंबर प्रश्न लीजिए, क्या कहता है प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया के रूप में, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आएगा, या उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन होगा। तो देखिएगा यहाँ पे सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में जो सीखना है वह सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सक्रिय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है और एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को प्रयोग करके देखता है, ठीक है, यानी कि बालक एक्टिव लर्नर है, खुद ज्ञान का निर्माता है। और सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि बालक अकेले नहीं सीखता, क्या है, वह अपने साथियों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, है ना, उनके और अपने समाज के साथ इंटरेक्ट होकर के सीखता है। तो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है क्योंकि बालक यहाँ पे एक्टिव लर्नर है। जब तक बालक खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो नहीं सीखेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया नहीं, बच्चा पैसिवली नहीं सीखेगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसका मतलब व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा बदलाव जो थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक बना रहे। ये आपका बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है उसकी सीखने की परिभाषा है ये, यानी कि व्यवहारवादियों का की थ्योरी परिभाषा है ये, तो ये तो हट ही जाएगा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन, ये भी आपका कहाँ है, व्यवहारवादियों का पॉइंट है, इसको भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए भाई, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब बालक जो है किसी काम को सिर्फ अपने इंटरेस्ट, उसको काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है और अपनी संतुष्टि के लिए काम करता है, ना कि किसी इनाम या पुरस्कार के लिए, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जब आप बाहरी किसी इनाम या पुरस्कार के लिए काम करते हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ये आंतरिक नहीं, ये बाहरी है। आप बाहर का फर्स्ट प्राइज पाना चाहते हो। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए, अगर बच्चा अपनी उत्सुकता, अपनी जिज्ञासा के लिए काम कर रहा है तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है कि उसको बाहरी चीज़ों से मतलब नहीं है, बस उसका मन है काम को करने के लिए, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। ओके, सराहना पाने के लिए आप काम कर रहे हैं, दूसरों की प्रशंसा चाहिए आपको, बाहरी अभिप्रेरणा है। साइकिल पाने के लिए फर्स्ट आना है कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो पिताजी मुझे साइकिल दिलवाएंगे, तो अब आपका मन नहीं है, बस आप उस साइकिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, मतलब बाहरी प्रेरणा है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, कहता है प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। बहुत अच्छी बात है। सकारात्मक संबंध का मतलब है एक टीचर बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करे जहां बच्चे अपने आप को टीचर को देख करके ही प्रेरित महसूस करें, टीचर के प्रति एक सम्मान पैदा हो, ठीक है, और बच्चा सही टीचर के साथ सहयोग करके काम कर पाए, ठीक है, सम्मान के साथ व्यवहार करे, यानी टीचर हर बच्चे की बात को सुने, उसे इम्पोर्टेंस दे और बच्चे की जो भी राय हो उसकी कद्र करे, है ना। और सकारात्मक संबंध यही होता है कि मतलब भाई आप बच्चे की भावनाओं को भी समझो, है ना, उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना, बच्चे की भावनाओं को टीचर समझे। अगर बच्चा उदास है, हताश है, निराश है, डरा है, घबराया है, तो टीचर उसका समर्थन करे, उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज ना करे, बल्कि बच्चे से पूछे क्या समस्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरीके से बात करें। ये हो गया सकारात्मक संबंध बनाना। आप बच्चे के साथ एक फ्रेंड वाला फील करा रहे हो बच्चे को, तो बच्चा आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा, है ना। और कक्षा ऐसी हो जहां बालक गलती करने से डरे नहीं, खुल करके क्वेश्चंस पूछ सके, कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए अगर यार मैंने क्वेश्चन पूछ लिया या मैंने आंसर गलत दे दिया तो मेरी डांट पड़ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, अगर बच्चा गलत आंसर भी दे दे तब भी आपको कहना है तुम्हारा प्रयास अच्छा था लेकिन ठीक है, थोड़ी गलती है, मैं समझाता हूँ। इस तरीके से आप बच्चे से बात करें, तो ये होता है कि ये सकारात्मक संबंध होता है, बच्चे की भावनाओं को भी आप शामिल करें। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। तो ये देना शामिल है। भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित होती है। जी बिल्कुल, अगर आप बच्चों को इमोशनली अच्छा फील करा रहे हो तो लर्निंग बेहतर हो जाएगी भाई। अगर बालक इमोशनली जैसे खुश है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ठीक है, आपसे एक जुड़ाव महसूस कर रहा है, तो बेहतर सीखता जाएगा, क्योंकि उससे आपसे कोई डर नहीं है, क्वेश्चन पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है, अपने डाउट साथ में क्लियर करता जाएगा, लर्निंग उसकी बेहतर होती चली जाएगी। वेरी गुड, ऑप्शन ए और ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, व्याख्या इसलिए कर रहा है, भावनाएं और सीखना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए टीचर को चाहिए कि बच्चों के साथ में एक सकारात्मक संबंध बनाए और भावनात्मक जरूरतों को महत्व दे, क्योंकि भावनाएं लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। महारत उन्मुख विद्यार्थी वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट पर पकड़ हासिल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, अपने डाउट्स अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ते हैं और अपने जो भी सब्जेक्ट है उस पर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं ये बच्चे जो महारत उन्मुख होते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, सेट लर्निंग गोल्स, ठीक है, और वे मानते हैं कि क्षमता स्थिर है। नहीं, ये नहीं मानते। क्षमता स्थिर का मतलब आपका फिक्स्ड माइंडसेट होना कि बस मेरी क्षमता स्थिर है, मैं अब चाहे जितना प्रयास कर लूँ मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा माइंडसेट इनका नहीं होता भाई, ठीक है। दूसरा काट दो।
बहुत ही आसान लक्ष्य बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनको इतना आसान चीज़ें पसंद नहीं होती, इनके लिए थोड़ा क्रिटिकल चीज़ें हो चाहिए, इनको थोड़ा चुनौती वाला काम चाहिए, ठीक है, जिसमें ये थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करें, है ना, उसके बाद को थोड़ा उसमें आगे बढ़ पाएँ। जैसे हम लोगों को अगर आसान सवाल मिल जाता था तो मज़ा नहीं आता था, थोड़ा कठिन सवाल मिले जिसमें हम थोड़ी देर रगड़े फिर सवाल का आंसर आए, तब मज़ा आता है सवाल में, है ना, लगाने में। तो चुनौती वाला काम इनको ज़्यादा पसंद है। अपने सीखने को सुगम बनाने के लिए दूसरों की सहायता और मदद लेते हैं, ये बात बहुत अच्छी बात है। ये अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे से भी हेल्प लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सीखना चाह रहा है और अपनी लर्निंग को और बेहतर करना चाहता है। तो इसमें सेकंड और फोर्थ राइट हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन कहाँ है इसमें, हाँ ये रहा, नहीं देखिए फोर्थ तो राइट है ही इसमें, और थर्ड भी राइट है। पहला राइट था, ठीक है, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ये भी बात ठीक है भाई। इसमें देखिए हाँ ये बात सही, पहला सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ठीक, ये हो गया। क्षमता स्थिर है, नहीं होगा। आसान लक्ष्य तय करते हैं, नहीं होगा। सुगम, ये भी ठीक है, यानी कि पहला चौथा राइट है, सॉरी मिस्टेक, फर्स्ट और फोर्थ राइट है, ठीक है ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को क्या करना चाहिए, यानी कि आपके क्लास में बच्चे क्वेश्चन पूछें तो आपको क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए कि पूछने तो यार छोड़ो, क्या ऐसा करेंगे, इग्नोर करेंगे, या सजा देंगे, बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया आप उसको डंडे मारेंगे, या क्वेश्चन पूछने की कोई किसी को छूट नहीं है, या फिर क्वेश्चन पूछने को प्रोत्साहित करेंगे। भैया जाहिर सी बात है, ठीक, कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछने को प्रोत्साहित करेंगे, है ना। कक्षा में बच्चों का प्रश्न पूछना क्या है, इसका मतलब बच्चा एक्टिव है, बच्चा सीखना चाह रहा है ना, वो टॉपिक को समझना चाह रहा है, समझ रहा है, बस कहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चा क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, जिज्ञासु है बच्चा, है ना, वो लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रूप से इंक्लूड है भाई, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए एक टीचर को बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम हमेशा बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करेंगे, तभी तो सीख पाएगा वो। 26 नंबर देखिएगा, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब टीचर क्या करे, उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते। नहीं नहीं, हम बच्चों से पूरी अपेक्षाएं रखेंगे भाई, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं नहीं, भरपूर अपेक्षाएं रखेंगे। बच्चे से अपेक्षा कम क्यों रखेंगे, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते, हम बच्चों को पूरी छूट देंगे सीखने के लिए। जब तक आप बच्चे को फ्रीडम नहीं देंगे, सीखने के लिए स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है। बच्चे को खुली छूट दो। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, ये बात ठीक है। बच्चा तब प्रभावी रूप से सीखता है जब टीचर बच्चों को एक्सप्लोर करने का, क्वेश्चन पूछने का, प्रयोग करने का और अपनी समझ खुद बनाने का अवसर देते हैं, तब लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। ये आपका ये जो है रचनावाद का दृष्टिकोण है, जिसमें छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक्टिव लर्नर है बालक। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसको थोड़ा पास में लाते हैं, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये किसका उदाहरण है कि भाई जो है, जो बच्चे हैं उनको लगातार नए अन्वेषण, नए नए खोज बच्चे कर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान का निर्माण कर पा रहे हैं, इसलिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसका उदाहरण है ये, एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, ये प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। इसमें बच्चे खोजते हैं, खेलते हैं, प्रयोग करते हैं, खुद ज्ञान बना रहे हैं, अच्छी बात है, पहला ऑप्शन राइट है। पारंपरिक कक्षा का, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी। देखिए पारंपरिक जो है, पारंपरिक में क्या होता है कि टीचर एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं, टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं, ठीक है। इसमें ना अन्वेषण है, ना खेल है, ना प्रयोग, कुछ नहीं होता, इसलिए सेकंड ऑप्शन काट, फर्स्ट तो राइट है, सेकंड काट दो। तीसरा ऑप्शन कहता है एक ऐसी कक्षा जिसमें टीचर किताबों के ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। ये भी ठीक है, अच्छी बात है कि आप जो किताबों का ज्ञान है उनसे थोड़ा हटके जो चाइल्ड सेंटर्ड जो बाकी गतिविधियां हैं उनके माध्यम से बच्चों को आप सिखा रहे हो, उनकी लर्निंग इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। और अब तो सरकार ने भी कह दिया कि 10 दिन बैगलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैगलेस, यानी कि बच्चों को बिना बैग के बुलाओ स्कूल में और फिर उन्हें बाकी एक्टिविटीज़ करा के बच्चों को सिखाओ, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। सी थर्ड वन राइट हो गया, फर्स्ट वन राइट हो गया।
एक प्रगतिशील कक्षा जिसमें विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है वे ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता, नहीं, बच्चे एक्टिव होंगे, पैसिव नहीं होंगे। काट दो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट है? एक तो पहला है, ये पारंपरिक वाला भी कट गया, और तीसरा राइट है। चौथा हमारा निष्क्रिय की वजह से कट गया। राइट क्या हो जाएगा हमारा? राइट है पहला और तीसरा। क्या राइट हो जाएगा? पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा, जो कि इसमें लिखा नहीं है। पहला और तीसरा राइट होगा। यहाँ भी पहला दूसरा, यहाँ भी पहला दूसरा लिखा है, पहला तीसरा ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन कहता है आपसे कि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय टीचर को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये गलत है। ऑप्शन गलत है भाई, क्योंकि टीचर को जो अलग अलग समूह के बच्चे आए हैं उनको पढ़ाते समय उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और जो भी उनकी भाषा है उसको समझना है, और उसी बेस पे आपको बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत है कि हम उस पर बिल्कुल चर्चा ही नहीं करेंगे, गलत बात है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है ये बच्चे को सोचने का, समझने का, उसका अर्थ निकालने का, सीखने पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ये कहना कि अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाते पूरी तरह से गलत है। ए और आर दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो आप क्या करेंगे? अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देंगे कि बच्चा जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उनको रट ले। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुगम बनाया जा सके, या फिर मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, सीधी सी बात है, हम सिर्फ उनको रट्टा नहीं करवाएंगे, सिर्फ मेमोराइज नहीं कराएंगे चीज़ों को, और बच्चों को निर्देश के तरीकों का उपयोग सिर्फ निर्देश नहीं देंगे। क्या करेंगे? हम ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएंगे कि बच्चा करके सीखे, है ना। मतलब टीचर को ऐसा मटेरियल, ऐसे संसाधन, ऐसे अवसर देने चाहिए जो बच्चों को करके सीखने में हेल्प करें, जहाँ बच्चा लर्न करे। कैसे? बाय डूइंग, करके सीखने का अवसर मिले। इससे जो बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, सिर्फ याद नहीं होती बल्कि गहराई से समझ में आ जाती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। हम हतोत्साहित बच्चे को कर नहीं सकते। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? मैं पहले आपको बता दूं भौतिक शिक्षण सामग्री क्या होती है। भौतिक शिक्षण सामग्री, जैसे हमें बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको जो है जोड़ सिखाते हैं, जोड़ सवाल लगाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले बच्चे को 2 पेंसिल पकड़ा दी, बेटा एक पेंसिल ये है, एक पेंसिल ये हो गई। हमने उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दी 2, बेटा ये कितनी पेंसिल हो गई? बच्चा कहेगा सर 2। तो ये बेटा ये क्या हो गया? ये हमने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अभी तुम्हारे पास 2 पेंसिल हैं, ठीक है, अब 2 पेंसिलें ये वाली ले लो। अब 2 पेंसिल ये हो गई, 2 ये इसकी रमेश और सुरेश की हो गई। अब तुम्हारे पास टोटल कितनी पेंसिल हो गई? तो बच्चा देखेगा एक पेंसिल ये, एक ये, 2 ये हो गई, एक ये रमेश की, एक ये सुरेश की, ये 4 पेंसिल हो गई। ठीक है, अब हम धीरे धीरे उससे पेंसिलें ले लेते हैं, पेंसिलें उससे ले लेते हैं। अब उससे ओरली पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ 2 पेंसिल तुम्हारे पास हो, 2 तुमने उसकी ले ली, अब कितनी हो जाएंगी तुम्हारे पास? बच्चा कहेगा 4। तो ये हमने क्या किया? ये हम जो तरीका अपना रहे थे, ये हम गए ठोस से अमूर्त की तरफ, कि पहले हमने ठोस चीज़ उसके हाथ में पकड़ा दी। ठोस का मतलब जिस चीज़ को बच्चा देख सके, छू सके, पकड़ सके, वो होती है ठोस। फिर हम गए अमूर्त की तरफ, जिसे दिमाग में कल्पना करके समझना पड़े। जैसे हमने पेंसिल उससे हाथ से लेकर के फिर हम उससे पूछ रहे थे कि 2 तुम्हारे पास पेंसिलें हो, 2 इसकी हो, तो तुम्हारे पास कितनी हो गई? बच्चा अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है और आंसर दे रहा है कि सर 4 हो गई। ये होता है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। हम शिक्षा में कभी भी अपरिचित से परिचित नहीं जाते हैं, हमेशा परिचित से अपरिचित जाते हैं। भाई जो चीज़ बच्चे को पता ही नहीं है वहाँ से लेकर के जो चीज़ पता है वहाँ तक लेके जाओगे? नहीं, जो पता है वहाँ से शुरू करेंगे, जो नहीं पता है वहाँ ख़त्म करेंगे। उच्च क्रम से निचले नहीं जाते, हम नीचे क्रम से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। ये तीनों गलत है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास
कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।